नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वायुवीर और चीन पाकिस्तान का काल बनने वाला राफेल आज रणभूमि में उतर रहा है। जी हां, अब से थोड़ी ही देर के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होगी। राफेल की ये इंडक्शन सेरेमनी अंबाला एयरबेस पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहेंगे। राफेल फाइटर प्लेन्स को एयरफोर्स में जब शामिल किया जाएगा तो ये मौका ऐतिहासिक होगा। इस मौके पर सीटीएस विपिन रावत और वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद रहेंगे। राफेल को शामिल करने से पहले अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी। फिर राफेल आसमान में उड़ान भरकर अपनी ताकत का एहसास कराएगा। आखिर में पारंपरिक अंदाज में फिर से राफेल विमानों को वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। आपको ध्यान होगा, जब राफेल विमान की ये पहली खेप भारत में टच डाउन हुई थी तो किस तरीके से वाटर कैनन से इन्हें सलामी दी गई थी। ठीक आज वही तस्वीर एक बार फिर से हम अंबाला एयरबेस पर देखेंगे। ये 5 राफेल वायुसेना के 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री लॉरेंस पार्ली के बीच अंबाला में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिसमें बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है जिसे जानकर आपको खुशी महसूस होगी कि राफेल विमानों की एक और खेप खरीदने पर बातचीत हो सकती है। आज की बातचीत में नई खेप का मसौदा तय हो सकता है, जिसके बाद इस नई डील को आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ी देर में राफेल वायुसेना में शामिल होगा और उससे पहले आपको दिखाते हैं अंबाला बेस पर क्या तैयारियां की गई है। हमारे सहयोगी अमित पालित की एक रिपोर्ट देखिए। राफेल फाइटर जेट जिनका इंतजार सालों तक किया गया, लेकिन वो इंतजार खत्म हुआ। हालांकि 29 जुलाई को ही यहां पर सरजमी पर, भारत की सरजमी पर और अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल्स ने लैंड किया था, लेकिन आज इनका फॉर्मल इंडक्शन हो रहा है वायुसेना में। यानी कि अब ये पूरी तरह से लड़ाई करने के लिए, ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं 14 ऐसी जगह होती हैं जहां पर अलग अलग, अगर आप ये फ्यूल टैंक्स, जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स, इनको हटा दिया जाए तो यहां पर अलग अलग मिसाइल, जैसे कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल है और इसके अलावा एयर टू सरफेस मिसाइल है, तो बहुत ही तरह तरह के यहाँ पर मिसाइल्स हैं जिसको आप यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 2 इंजन होते हैं। दोनों इंजन जो है इसके इतने पावरफुल हैं कि जिसके जरिए ये बहुत ही चंद सेकंड में काफ़ी तेज़ी से उड़ान भर सकता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इस विमान की, वो खासियत है कोल्ड स्टार्ट। यानी कि ये जो विमान है इसकी खूबी ये है कि ये लद्दाख जैसे ठंडे इलाके में भी चुटकी बजाते ही कि हम कह सकते हैं कि अपने इंजन को स्टार्ट कर सकता जा सकता है, जहां पर तापमान जो होता है वो -33 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी खास तौर पर ये विमान चाहे अंबाला जैसा मैदानी इलाका हो, लद्दाख जैसा बर्फीला और ऊंचाई वाला इलाका हो, दोनों ही जगह पर अपने आप को साबित कर सकता है, ऑपरेशनल रह सकता है। और कोल्ड स्टार्ट इंजन की जो खूबी है, ये फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत में किसी विमान के पास नहीं, लेकिन इसके आ जाने के बाद जो हमें एक स्ट्रैटेजिक अपर हैंड मिलने जा रहा है, खास तौर पे चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन के साथ इस वक्त हमारी जो टेंशन है, उस दौरान ये जो विमान है चीन के अच्छे से अच्छे विमान को छका सकता है, उसको मिट्टी में मिला सकता है, इतनी इसमें काबिलियत है। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, अंबाला एयरबेस। तो एलएसी हो या एलओसी हो, हर तरफ जब राफेल विमान उड़ान भरेगा तो दुश्मन भी त्राहिमाम करेगा। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेह से हमारे साथ मनीष प्रसाद हैं और अंबाला एयरबेस से अमित पालित हैं। मनीष, आप इस वक्त एलएसी पर हैं और वहां पर टेंशन कितनी है ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है। और जब आज अंबाला एयरबेस से राफेल विमान उड़ान भरेगा तो चीन भी देखेगा। मीनाक्षी, ये ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन रफाल। 5 इस समय भारतीय वायुसेना में आज फॉर्मली इंडक्ट हो जाएंगे और अक्टूबर महीने में 5 और आएंगे। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी 2 फ्रंट वॉर के लिए एयर सुपीरियरिटी को देखते हुए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतीय वायुसेना के फॉर्मर चीफ BS धनोआ ने इस बात को कहा था कि गेम चेंजर है। इस समय एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी इस बात को कहा कि ये गेम चेंजर के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है। अब ये ओमनी रोल इसलिए है क्योंकि एक साथ ये
मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, रिकॉग्निसेंस हो या सिर्फ एयर सुपीरियरिटी हो या उसके साथ न्यूक्लियर डेटरेंस हो, इन सब में इसको पूरी तरीके से ये कैपेबल है। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो इसकी सीधी तौर पे जो सांकेतिक तौर पर जो सीधा सिंबॉलिक मतलब है वो चाइना अपने J20 और साथ में जो उसका J35 अभी अंडर आप ये समझ लीजिए कि उसको तैयार कर रहा है, उससे वो बराबरी करता है, तो उस पे भी रफाल उससे ऊपर ही दिखाई देगा। और वहीं पाकिस्तान की जो F-16 है, अगर F-16 से इसे कंपेयर करेंगे तो उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी, साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर सिस्टम, 3D इमेजिंग रडार्स और साथ में जो सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ साथ जो इसके माउंटेड हेलमेट्स हैं वो दरअसल इसको और ज्यादा सुपीरियर बनाता है। यही नहीं बल्कि स्कैल्प, माइका, मेटियोर, स्पाइस 2000 और जो हैमर मिसाइल सिस्टम जो इसमें इंटीग्रेट होंगी उससे इसकी कैपेबिलिटी और इंक्रीज होगी। और यही वजह है कि चाइनीज PLA एयरफोर्स सबसे ज्यादा इस समय रफाल के इंडक्शन को देखकर बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। आपने दूसरा सवाल खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अभी के हालात के बारे में पूछा। मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 3 अभी मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स, जिसमें रकेनला, जिसको चाइनीज रकेनला कहते हैं, हम रिचानला कहते हैं, उसके अलावा जो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप के साथ साथ ये जो पूरा मुखपारी तक का इलाका है, दरअसल यहाँ पे स्पांगूर गैप पे चाइनीज PLA अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन हम सांकेतिक तौर पे और बिल्कुल अलर्ट फॉर्म में है। क्योंकि पिछली बार भी जब इसने चाइनीज PLA ने एक्सरसाइज की थी तो उसके तुरंत बाद ही गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और इन एरियाज में उसने डोमिनेट करने की कोशिश की थी। और बिल्कुल एक तरीके से मनीष हम ये कह सकते हैं कि आज अंबाला से संदेश सीधा बॉर्डर के उस पार जाएगा, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन ही क्यों ना हो। अमित का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अमित, आप जरा ये जानकारी दें कि अब जो राफेल विमान हम देख रहे हैं क्या ये फुली इंटीग्रेटेड है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि राफेल विमान ट्राइड एंड टेस्टेड है, खास तौर पर कोल्ड स्टार्ट की जब आप बात करते हैं तो किस तरीके से वायुसेना का भी मनोबल इस वक्त ऊंचा है? मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपको बता दें, जो आप पीछे राफेल विमान देख रहे हैं इस वक्त, इनका फॉर्मल इंडक्शन का मतलब ही ये होता है कि ये पूरी तरह से तैयार है और ये किसी भी ऑपरेशंस में जाने के लिए कभी भी उड़ान भर सकते हैं, इसलिए इसे फॉर्मल इंडक्शन कहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पर जो फ्रेंच डेलीगेशन वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ CDS विपिन रावत यहाँ पहुंच चुके हैं, RKS भदौरिया जो एयर चीफ है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। रक्षा मंत्री का इंतजार हो रहा है, रक्षा मंत्री और साथ ही जो फ्रांस की रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ले, उनको यहाँ पर आ रहा है। सबसे अहम चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि जो हमारे पास राफेल के आने से ताकत किस हिसाब से बढ़ जाती है, एक जैसे कोल्ड स्टार्ट का जिक्र हमने किया है। इसके अलावा अगर आप इसको मुकाबला आप देखते हैं तो F-16 जो चीन पाकिस्तान के पास जो F-16 है उसके मुकाबले तो कई गुना बेहतर है, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए उसको। अगर हम कहीं से इसका तुलना कर सकते हैं तो चीन के जो 5th जनरेशन के विमान है, चाहे वो J-20 हो या फिर उनका अभी जो एक नया J-31 जो FC-31 जिसको वो बोलते हैं, उसके बारे में जो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। J-20 जो ऑपरेशनल हुआ है उसके साथ अगर तुलना आप करने जाते हैं तो आपको दो चीजें बता देता हूं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि वो जो J-20 के जो जिक्र किया जाता है वो किसी भी लिहाज से 5th जनरेशन नहीं है, ना ही उसके कोई स्टेल्थ की हम कह सकते हैं कि कोई परख हो चुकी है। उसमें एक इस्तेमाल किया जाए कैनाड का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी 5th जनरेशन के प्लेन में कैनाड का इस्तेमाल नहीं होता है। J-20 को आप देखेंगे तो उसमें कैनाड है जो एक छोटा सा विंग है, जो हमारे रफाल के अंदर भी है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं रफाल में भी एक छोटा सा यहाँ पर विंग आपको नजर आ रहा होगा कॉकपिट के पास, जिसे कैनाड कहा जाता है। तो ये जो कैनाड है J-20 में भी है और हमारे इस विमान में भी है, तो इसका मतलब है कि जो 5th जनरेशन का जो दावा करते हैं कहीं से टिकता नहीं है। दूसरी बात, इंजन आपको दिखाते हैं। इसमें जो इंजन है यहाँ पर आप देखिए, जो पीछे आपको 2 इंजन नजर आ रहे हैं, ऐसे ही 2 इंजन J-20 में लगे हुए हैं, लेकिन जो J-20 के जो इंजन है वो 90s या 80s के कह सकते हैं, जो Su-30s या फिर सुखोई के जो विमानों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंजन है। तो आप ये देखिए ना कि जब आपका 5th जनरेशन का विमान है उसके अंदर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो 80s और 90s के 4th जनरेशन या 3.5 जनरेशन के हम कह सकते हैं उसके इंजन आपका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी तुलना करते हैं राफेल के साथ, राफेल के जो एवियोनिक्स है उसके तो कहीं आसपास नहीं टिक पाएगा J-20। और दूसरी बात है कि J-20 अभी तक बैटल प्रूवन भी नहीं है। तो इस तरह से राफेल का आने का मतलब ये समझ लीजिए कि इसका एक विमान 10 चीनी विमान को छका सकता है। और पाकिस्तान की अगर बात करते तो छोड़ दीजिए। और जब आप ये शब्द बोलते हैं छका सकता है राफेल विमान, तो हमें समझना होगा कि इसकी स्टेल्थ क्या है। एक बार हम मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जरा आप राफेल विमान की स्टेल्थ के बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि क्या खूबी है राफेल विमान की, खास तौर पर स्टेल्थ को अगर कहें। देखिए, सबसे पहले
जब हम इसे ओमनी रोल कहते हैं तो दरअसल रेफरेंस के तौर पे हम आपको बता दें कि जो भारतीय वायुसेना के पास पहले Su-30, जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 अपग्रेड थे, इन सभी के रोल स्पेसिफिक थे। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के रोल पे या फिर उसके बाद स्ट्राइकर के तौर पर, और जब भी पैकेज फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से इन सभी का रोल स्पेसिफाइड था। उसके बाद मल्टी रोल और स्विंग रोल की बात की गई और फिर इसके बाद अब रफाल ये ओमनी रोल है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एक साथ ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। मल्टीपल टारगेट्स का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर एनिमी के कई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साथ में रडार्स, उसके साथ साथ एयर सुपीरियरिटी, एयर डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस के फॉर्म में एक साथ वो मल्टीपल लोड ले जाकर सीधा टारगेट कर सकता है। और इसीलिए इसे इक्विप्ड करने के लिए भारतीय वायुसेना के इस रफाल लड़ाकू विमान में इंटीग्रेटेड तौर पर स्कैल्प मिसाइल जिसकी रेंज करीबन 300 किलोमीटर, मेटियोर मिसाइल जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर, मीका मिसाइल जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है और फिर उसके बाद हैमर जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। यहां तक कि स्पाइस 2000 को भी इसमें इंटीग्रेट करने की बात है। आपको ध्यान होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक में जब मिराज 2000 ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को सीधा इक्विप करके और सीधा उस पर जीपीएस लोकेटर के जरिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाकर और सीधा लॉन्च किया था, तो बालाकोट का वो पूरा जो हिजबुल जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी अड्डा था वो ध्वस्त हो गया था। तो इसीलिए ये कैपेबिलिटीज की और इंक्रीज करता है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात और साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल, टू फ्रंट वॉर की बात हमेशा की जा रही है और उसी तरीके से गोल्डन एरोज का ये 17 स्क्वाड्रन जिसका मोटो एराइज एवर यानी उद्यम अजरशम है, ये अपने उसी मोटो पे बिल्कुल काबिज होता है। हम आपको ये भी बता दें कि 4.5 जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। 5 अभी आ गए हैं अक्टूबर महीने में, जो 5 और हैं वो आएंगे और कुल मिला के इनकी संख्या 10 हो जाएगी और इनको अंबाला एयरबेस पे स्ट्रेटेजिक तौर पे रखा गया है। मीनाक्षी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये अंबाला एयरबेस पे हैं तो केवल ये अंबाला एयरबेस और नियर बाय लोकेशन पर ही रहेंगे, बल्कि इनकी एयर सुपीरियरिटी और एयर जो डोमिनेंस है उसकी वजह से कॉम्बैट एयर पेट्रोल के रोल में या फिर उसके साथ साथ ये स्ट्राइकर के रोल में, फ्री एस्कॉर्ट के रोल में भारतीय आपने कहा पेट्रोलिंग के बाद, तो जरा आप बताएं क्योंकि आप एलएसी पर मौजूद हैं, क्या बहुत जल्द इसे पेट्रोलिंग के लिए मूव किया जा सकता है? क्या ऐसी संभावना है? मीनाक्षी, इस समय Su-30, MiG-29 अपग्रेडेड, साथ में जैगुआर और मिराज 2000 कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर रहे हैं। भारत चीन की सरहद है और पूरे प्रोटोकॉल को देखते हुए एरियल थ्रेट्स को इंगेज करने की काबिलियत इनमें है। लेकिन रफाल को इस तरीके से वेपन को इंटीग्रेट करने में करीबन जो हमें इंडियन एयरफोर्स के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा जब इसे पूरी तरीके से वेपन के साथ इक्विप कर दिया जाएगा। इसीलिए 300 की संख्या में हम हैमर जो इसकी रेंज 75 किलोमीटर है, स्टैंड ऑफ वेपन है, उसको हम ले रहे हैं ताकि इसमें तुरंत ये इंटीग्रेट कर दें। ठीक है मनीष और अमित, आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहें क्योंकि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आसमान के बाहुबली का बहुत जल्द राज तिलक होने